गांव सोनपुर में रमेश, पत्नी शीला, माँ जानकी और दो बच्चे मीरा और छोटू के साथ रहता था। रमेश अकेला ही कमाने वाला था। सुबह से शाम तक पसीने में भीगता हुआ लौटता और उसके पास देने को होता बस चंद सिक्के। वह शीला के हाथ में कुछ सिक्के रखता है। बस इतना ही मिला शीला। मालिक ने आधा दिन का ही काम दिया। इनसे तो ना आटा आएगा ना दवा। बच्चों का क्या करूंगी रमेश, कब तक क्यों चलेगा? शीला, एक गिलास पानी दे दे बहू, लगता है सांस ही नहीं ले पा रही, छाती में जलन हो रही है। अम्मा, ठंडा पानी तो कब का खत्म हो गया, कुएं से लाकर रखा है, गर्म है पर यही है अब। शीला ग्लास पकड़ा देती है। जानकी दो घूंट भरते ही खांसने लगती है। ये भी उबलता पानी है बहू, शरीर में जैसे आग घुस गई हो। ऐसे तो मैं एक दिन यही दम तोड़ दूंगी। कब तक सही अम्मा, रमेश भी क्या करे, रोज पसीना बहाता है फिर भी कुछ नहीं बचता। मम्मी, आज दाल नहीं बनी क्या? पेट में दर्द हो रहा है। बिटिया, बस थोड़ी देर और, रोटी सेक रही हूँ। आज दाल नहीं है, आलू के पानी में नमक डाल दिया है, उसी से काम चलाना होगा। हम रोज ऐसे ही खाएंगे क्या? स्कूल वाले भी ताने मारते हैं, भिखारी लगते हो। मैं नहीं जाऊंगा स्कूल अब। छोटू, ऐसी बात मत कर, पढ़ेगा नहीं तो तेरे बाप जैसी ही जिंदगी जिएगा। मिट्टी में खपना फिर भी खाली हाथ लौटना। थोड़ा चावल मिल गया, वो भी उधार पर। लालू से बोला कि अगली बार पैसे दे दूंगा। बोला आपकी नहीं दिया तो नाम काट देंगे। हर बार वही बात, कब देंगे सबका उधार? अम्मा की दवा भी खत्म हो गई है, दुकानदार अब एक गोली तक उधार देने को राजी नहीं। शीला, मैं क्या करूं? गोदाम में अब काम भी आधा मिल रहा है और जितनी मजदूरी मिलती है उसमें आधा पेट भी नहीं भरता। आज छांव में खड़े होकर भी जैसे आग बरस रही थी, फिर भी काम किया। बाबा, आप बड़े शहर क्यों नहीं जाते? टीवी में देखा था, वहाँ बहुत पैसा है। पैसा तो है, मगर अपने जैसे गरीबों के लिए वहां भी बस धक्का मुक्की है, ना छत ना रोटी, और अगर बीमार पड़ जाऊं तो मिट्टी भी नसीब ना हो। रमेश बेटा, मुझ पर दवा मत खर्च करना, अब शरीर नहीं संभलता। ये बूढ़ी हड्डियां कब तक जिएंगी? बच्चों को देख, उनके लिए कुछ बचा ली। मत बोल अम्मा ऐसा। तू नहीं रहेगी तो ये घर क्या घर रहेगा? मैं जानता हूं सबकी आंखें मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, पर मेरा भी मन घुटता है। आप तो हिम्मत हो इस घर की, अगर आपकी हिम्मत टूटेगी तो हम सब भी बिखर जाएंगे। उसी वक्त बाहर गलियों में माइक से आवाज गूंजती है। रमेश का परिवार ध्यान से सुनता है। सुनिए सुनिए सुनिए, कल दोपहर 12 बजे प्रधान जी का चुनाव प्रचार होगा। मैदान में सबके लिए मुफ्त खाना बांटा जाएगा। समय पर पहुंचना ना भूलें। मम्मी, खाना मिलेगा ना वहाँ? मैं जल्दी चली जाऊंगी। मिलेगा बेटा, बस किसी की नजर मत लगे। हमारे हिस्से की रोटी अगर भीड़ में बची रही तो जरूर मिलेगी। अगले दिन तपती धूप में रमेश और शीला दोनों बच्चों का हाथ थामे मैदान की ओर बढ़ते हैं। मम्मा, पैर जल रहे हैं, नहीं चल पा रहा हूँ। जमीन तो आग बन गई है। बस थोड़ी दूर और बेटा, आज शायद किस्मत रोटी दे दे। भूखे पेट कब तक समझाऊं तुझे? मम्मी, अगर भीड़ ज्यादा हुई तो, खाना खत्म हो गया तो? हम वक्त पे आ गए हैं बेटा। मैदान में पहुंचते हैं। लाइन बहुत लंबी थी। सूरज सर पर, गर्म हवा जैसे आग बरस रही थी। ये लो, आखिरी थालियां हैं, खाना खत्म होने को है। धन्यवाद भैया, मेरे बच्चे 2 दिन से भरपेट नहीं खाए, आज शायद नींद आए उन्हें। चलो मीरा। छोटू, आज तो जैसे भगवान ने खुद भेजा है खाना, जी भर के खा लो। पापा देखो, इसमें तो आलू भी है और चावल गरम है। सच में पापा? पापा, आज पेट भी खुश है और दिल भी। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ। सूरज और भयानक हो गया है। लोग जैसे सीधा चमड़ी छील रही हो। रमेश, ये गर्मी तो जैसे जान ही ले लेगी। अरे चलो चलें, कहीं ये खुशी की थाली हमें बीमार न कर दे। लू में भीग गया है पूरा शरीर।
पापा, अगली बार कब मिलेगा ऐसा खाना? जब तक अगली बार कोई नेता वोट मांगने आएगा ना बेटा, तब तक तेरी माँ की सूखी रोटी ही सबसे बड़ी दावत है। अगले दिन शीला मटके लेकर अकेले कुएं की ओर जाती है। वहाँ औरतों की भीड़ है। हे भगवान, ये भी सूख गया। अब कहाँ से लाऊं बच्चों के लिए पानी? पास खड़ी गीता अपने घड़े को जमीन पर पटकती है। अब तो बस भगवान ही बचाए, सब कुएं सूख गए और जो एक जोड़ बचा है उसमें तो बदबू ही बदबू है। कितने दिन और कैसे कटेंगे? ना नहाना ना खाना बनाना ठीक से। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, वो भी बदबूदार पानी पिएंगे अब। सब सहमति में सिर हिलाती हैं। कुछ की आंखें भर आई। थोड़ा सा मिले तो ले आऊं। मेरे छोटू ने तो रात भर पानी मांगा था, सूखे होंठ थे उसके। फिर शीला चुपचाप मटकी में थोड़ा गंदा पानी भरती है। कुछ नहीं बोलती। घर वापस आकर शीला वह पानी चूल्हे पर उबालती है। फिर सूती कपड़े से छानती है, फिर देती है। मम्मा, इसमें तो अजीब सी बदबू आ रही है, ये कैसे पिए? मुझे नहीं पीना मम्मा, ये तो नाले जैसा लगता है। बेटी, इसमें क्या दोष? पानी ही तो ऐसा है। अब ये भी ना मिले तो जान कैसे बचेगी? मैंने उबाला है, छाना भी, पर क्या करूं, यही मिला आज। कल कुछ और देखूंगी। रमेश घर में दाखिल होता है। सबको परेशान देखता है। क्या हुआ? सबके चेहरे क्यों उतरे हैं? पापा, पानी से बदबू आ रही है, पी नहीं पा रहे। रुको, आज थोड़ी मजदूरी बची है, सब खर्च कर दूंगा, लेकिन साफ पानी लेकर आता हूँ। लेकिन रमेश, कल का राशन भी उसी से लेना था। अरे राशन बाद में, पहले बच्चों की तबीयत ठीक होनी चाहिए। अरे वो जिंदा रहेंगे तभी खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद रमेश प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर आता है। बाबा पानी, साफ पानी, थैंक यू बाबा। ये तो ठंडा है, जैसे पेप्सी पी रही हूँ। पहले दादी की दवा के लिए एक गिलास रखना है, फिर तुम दोनों के लिए, बाकी मैं रोटी बनाऊंगी। और तुम मम्मा, आप क्या पियोगी? मैंने जो पानी उबाला है वही पी लूंगी। सबको तो इतना पानी में नहीं होगा ना बेटा। शीला, पेट की हड्डियां जैसे चुभ रही हैं, थोड़ा तेल मिल जाएगा क्या? बस माँ, ये रोटी सेक लूं, फिर लाती हूँ, और सिकाई भी कर दूंगी। अचानक शीला लड़खड़ाकर गिरती है। अरे शीला, क्या हुआ बहू? ये कैसे गिर गई? ओ भगवान! शीला, आंखें खोल बहू, बोलना, क्या हुआ तुझे? मीरा और छोटू दौड़ कर आते हैं। मम्मी, कुछ बोलो ना, क्या हुआ है आपको? मैं तो कब से कहती थी कि तू खुद को मत थका ऐसे, ना खाने का होश ना आराम का। अब देख लिया नतीजा। शायद चक्कर आया है कमजोरी से। कुछ खाया भी नहीं था ना इसने सुबह से। मैं अभी बैद जी को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी थक गई थी बस। भूख और गर्मी ने हाथ पकड़ लिया, पर क्या करूं, सबको भूखा नहीं देख सकती ना। ये सब करने के लिए पहले तू खुद को ठीक रख। अगर तू ही ऐसे गिरती रही तो फिर ये घर कैसे चलेगा? मीरा और छोटू मुझे ताकत मानते हैं, और अगर तू कमजोर पड़ गई तो ये सब बिखर जाएंगे। बहू, एक बात समझ ले, दूसरों का ख्याल रखने से पहले खुद का ख्याल रखना जरूरी होता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे इन पोते पोतियों का क्या होगा? रमेश का क्या होगा? घर तुझसे ही तो है। तेरा थम जाना मतलब सबका रुक जाना। ठीक है अम्मा, कोशिश करूंगी। अब से थोड़ा खुद को भी वक्त दूंगी। हम सब मिलकर चलेंगे शीला, कोई अकेला नहीं थकेगा। अब ना तू ना मैं। उधर दूसरी तक मीरा अपने कमरे में एक फटी कॉपी लेकर दीवार से सटक कर बैठी थी। पा पा पंखा, पानी, पा पा खुशी। ये शब्द कितने अच्छे लगते हैं, जैसे किताब में रहने वाले सपने हो। हमारे हिस्से तो बस पसीना और भूख है। दूसरे कोने में छोटू बेसुध लेटा था, चेहरा लाल और बुखार से तपता हुआ। मम्मा, पानी, गला सूख रहा है, प्लीज थोड़ा पानी। बेटा, सब खत्म हो गया है, बस पापा लाएंगे, थोड़ा सब्र कर। मम्मा, गर्मी मुझे खा रही है।
बच्चे की हालत देख रमेश घबराता है। छोटू को गोद में उठाता है। शीला, छोटू जल रहा है। देख, उसकी आंखें पलट रही है। मैं उसे कस्बे ले जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। लेकिन वहां तो 7 किलोमीटर है रमेश, और इतने में तो हमारे पास कुछ भी नहीं। जैसे भी हो, जाऊंगा। पैसे नहीं तो क्या, बेटा मेरे कंधे पर है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। रमेश छोटू को अपनी पीठ पर बांधता है, एक गीला कपड़ा माथे पर रखता है और नंगे पैर ही घर से निकल पड़ता है। बाहर धूप तपा रही थी। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ भी नहीं। तू बस सांस लेता रह बेटा, तू बस सांस लेता रह। आखिरकार कस्बे के छोटे से क्लिनिक के बाहर पहुंचा। बाहर लंबी लाइन लगी थी। रमेश पसीने से तरबतर छोटू को गोद में उठाए खड़ा हुआ। छोटू की हालत बिगड़ती जा रही थी। पापा, और कितना टाइम लगेगा? सिर बहुत दुख रहा है। बस बेटा, थोड़ी देर और। देखो, हमारी बारी आने ही वाली है। तुम तो बहादुर हो ना, ऐसे नहीं हारते बेटा, ऐसे नहीं हारते। भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। रमेश छोटू को संभालता है। अंदर से डॉक्टर की आवाज आती है। अगला मरीज अंदर भेजिए। चल बेटा, हमारी बारी आ गई। डॉक्टर साहब देखेंगे और तू ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है बच्चे को? डॉक्टर साहब, कल से बुखार है, बहुत तेज, उतर नहीं रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, आंखें भी पलट रही थी। डॉक्टर छोटू की नब्ज पकड़ते हैं, आंखों में टॉर्च मारते हैं और सिर सहलाते हैं। बुखार काफी तेज है, बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है, शरीर में पानी की भारी कमी है, ऐसे में टेस्ट करवाना जरूरी है। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है टेस्ट करवाने के लिए। जो कमाया था उसी से पानी खरीदते हैं घर के लिए। अगर कुछ दवाइयों से काम चल जाए तो। पैसे की बात बाद में, लेकिन सुनो, बिना टेस्ट के मैं कुछ पक्का नहीं कह सकता। फिर भी अंदाजे से कुछ दवाइयां दे देता हूं। लगता है बच्चा गर्मी और पानी की कमी से बेहाल है। क्या तुम लोग बच्चे को समय पर पानी नहीं देते हो? डॉक्टर साहब, पानी तो अब अमीरों की चीज बन गई है। गांव का कुआं सूख गया है, हैंडपंप गर्म हवा छोड़ता है। रोज थोड़े पैसे बचाकर एक डिब्बा पानी लाता हूँ। माँ की दवा, बच्चों के लिए 2 घूंट, और फिर खुद बस होठ गीले कर लेते हैं। डॉक्टर कुछ नहीं कहते, बस छोटी सी डिब्बी से दवा निकालकर रमेश को देते हैं। ये लो दवाइयाँ, बच्चे को दिन में 3 बार देना और थोड़ा पानी पीने को देना। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक? डॉक्टर साहब, पैसे रहने दो, इन पैसों को अपने बच्चों पर लगाओ। मैं भी कभी पिता रहा हूँ, जानता हूँ ये हालात क्या होते हैं। आप भगवान है डॉक्टर साहब, भगवान। बाहर निकलते वक्त छोटू रमेश के कंधे पर सर रखकर सो जाता है। रास्ता लंबा है, लेकिन रमेश के चेहरे पर राहत है। तभी रास्ते में बसंती काकी रोती हुई कांपती आवाज में बड़बड़ाती जाती हैं। मेरा बेटा गया शहर, बोला था पैसा कमाएगा और अब खबर आई है कि सड़क हादसे में चला गया। सब झूठे सपने थे, सब झूठ। रमेश वहीं रुकता है, छोटू को गोदी से उतारकर जमीन पर बिठाता है और बसंती काकी के पास जाता है। काकी, हिम्मत रखो, जो चला गया वो लौट नहीं सकता, लेकिन आप कमजोर मत पड़ो, आप ही तो उसकी याद हो। अब रमेश, सब क्यों चले जाते हैं? मेरा क्या कसूर था? कसूर किसी का नहीं काकी, ये वक्त ही ऐसा है। बस जीना है हर रोज अपनों के लिए, जैसे मैं जी रहा हूं, जैसे आप जी रही हैं। बसंती काकी रमेश का हाथ पकड़कर चुप हो जाती हैं। रमेश छोटू को फिर से गोदी में उठाता है और घर जाने लगता है। थोड़ा अच्छा लग रहा है उसे। हाँ, डॉक्टर साहब ने सही दवाइयां दी हैं और इंसानियत भी। माँ के भी पूरे शरीर पर दाने आ गए हैं। माँ, क्या हो गया है? तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो खुलकर बताओ, मैं तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटा, मैं क्या करूं, तुम पर और बोझ बन गई हूँ। तुम अपने परिवार की परेशानी देखोगे कि इस बूढ़ी माँ की। तुम क्या कह रही हो माँ?
जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही मैं तुम्हारा बच्चा हूं। मैं तो तुम्हें इस उम्र में ऐसे नहीं छोड़ सकता ना। बताओ क्या दिक्कत हो रही है? बेटा, अब लगता है और बर्दाश्त नहीं होगा। गर्मी तो जैसे जान ही निकाल रही है। देखो, पूरे शरीर में दाने हो गए हैं। मैं क्या करूं? रात भर करवटें बदलती हूँ, अब तो नींद भी नहीं आती। माँ, तू चिंता मत कर, कल ही कुछ इंतजाम करता हूँ। चाहे पुराना हो सस्ता हो, लेकिन एक पंखा लाऊंगा तेरे लिए, तेरे नींद के लिए, ताकि तू आराम से सांस ले सके। तू ही तो मेरी ठंडी छाँव है बेटा। बस तू सलामत रह, बाकी गर्मी भी झेल लूंगी। अगली सुबह रमेश दिन भर मेहनत करता है। शाम ढल रही थी। वह अपने काम खत्म करके घर के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसका मालिक गिरधर उसे रोकता है। रमेश, जरा इधर आना। जी मालिक, कुछ रह गया है क्या? नहीं नहीं, रह कुछ नहीं गया है, पर कुछ देना है। ये मेरा पुराना पंखा है, अब तो घर में एसी लग गया है। ये वैसे ही कोने में धूल खा रहा है। तू इतना मेहनती है, दिन रात काम करता रहता है। किसी ने बताया कि तेरे घर में पंखा नहीं है। सोचा क्यों न तेरे बच्चों के काम आ जाए, गर्मी में थोड़ी राहत मिल जाएगी। मालिक, आप नहीं जानते, आपने मेरे घर की तकलीफ को समझा। ये पंखा नहीं, मेरे बच्चों की हंसी लौटा दी आपने। शुक्रिया। शुक्रिया तो छोटा शब्द लग रहा है। रमेश, तू मेहनती है, सच्चा आदमी है। मेरे लिए ये चीजें छोटी हो सकती है, लेकिन अगर इससे किसी की रातें चैन से कटे तो इससे बेहतर क्या होगा। फिर रमेश वो पंखा लेकर बाहर निकलता है। तभी साथी मजदूर उसे देखता है। अरे वाह रमेश भाई, आज तो सेठ जी ने तुझ पर खूब मेहरबानी कर दी। अब तो छोटू को भी अच्छी नींद आएगी और तुम्हारी पूरी फैमिली को राहत मिलेगी इस गर्मी से। हाँ भाई, सच कहूं तो अगर आज मालिक ने यह पंखा न दिया होता तो मुझे किसी भी हालत में एक पंखा खरीदना ही था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, गर्मी ने पूरे शरीर में दाने कर दिए हैं। लेकिन भगवान गरीबों की भी सुन लेता है। आज सेठ जी जैसे फरिश्ता बनकर आए और ये पंखा दे दिया। अब थोड़ा चैन मिलेगा, माँ को भी और बच्चों को भी। जैसे ही रमेश पंखा लेकर घर पर आता है, इतनी देर हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बिजली भी नहीं है और ये आसमान देखो, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। ये पंखा कहाँ से आया? मालिक ने दिया है, बोला अपने बच्चों को अब चैन से सुला देना। कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है। आज सच में महसूस हो रहा है। अब मैं पसीने में नहीं पड़ूंगी पापा। और मैं आराम से सपने देखूंगा। रमेश, आज पहली बार लगा जैसे जिंदगी हमारी तरफ मुस्कुरा रही है। तभी तेज हवा चलने लगती है। मीरा दौड़ती हुई बाहर आती है। पापा देखो, बादल आ गए हैं। पानी, बारिश होने वाली है। शीला जानकी, बाल्टियां यहाँ लाओ, छत से पाइप जोड़ रहा हूँ। बारिश की एक एक बूंद बचानी है। ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी जिंदगी है। तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब मिलकर जुट जाते हैं। बच्चों की हंसी, छप छप करती बारिश और गड्ढे में गिरता पानी। लगता है जैसे आज खुद बारिश भी हमारे दुख धोने आई है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन बारिश का पानी हमारी उम्मीद बन जाएगा। बारिश थमती है, लेकिन गड्ढा पानी से भर चुका था। अगले दिन गांव में चर्चा शुरू हो जाती है। अरे रमेश भैया, तुमने जो किया ना वो बहुत समझदारी वाला काम है। हम भी अब ऐसे ही पानी जमा करना चाहते हैं। सिखाओ ना, कैसे किया ये सब। बस थोड़ा सोचना पड़ा। मेहनत तो हर कोई करता है, पर सोच से बदलाव आता है। अब अगर हम सब मिल जाएं, तो पूरा गांव प्यासा नहीं रहेगा और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। गांव में नई शुरुआत की लहर चलती है। सब पानी बचाने के तरीके अपनाते हैं। रमेश गांव वालों को सिखाता है और हर शाम रमेश के आंगन में बच्चों की हंसी
और पंखे की ठंडी हवा चलती रहती है।